कि आप लोगों को बताया गया है कि आपको अब पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। जो लेसन का नाम है वो पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पुष्पी पात्रों में होता कैसे है? तो सबसे पहले हमें पता करना यह है कि जो एक बीजाणुवृत्त होता है और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। बीजाणुवृत्त अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था, पौधों की सबसे पहले जो अवस्था होती है बीजाणुवृत्त और युग्मकोद्भिद। बीजाणुवृत्त जो अवस्था होती है वो अत्यधिक विकसित अवस्था होती है। क्या होती है? अत्यधिक विकसित अवस्था होती है बीजाणुवृत्त। तो कहने का मतलब इसको स्पोरोफाइट भी कहा जाता है। तो पहला होता है स्पोरोफाइट और दूसरा होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, तो प्रत्येक पुष्पी पात्रों की दो अवस्थाएं होती हैं। एक गैमेटोफाइट अवस्था होती है, एक स्पोरोफाइट अवस्था होती है, दूसरा गैमेटोफाइट अवस्था होती है। जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है या बीजाणुवृत्त जो अवस्था होती है वो अत्यधिक विकसित अवस्था होती है और इसे द्विगुणित पीढ़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो गुणसूत्र बनते हैं या जो कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। ठीक है, इसलिए इसको द्विगुणित पीढ़ी भी कहा जाता है। यह अत्यधिक विकसित अवस्था होती है और सबसे अधिक विकसित अवस्था होती है, इसलिए इसको स्पोरोफाइट्स अर्थात पेड़ पौधों में जो स्पोर्स बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और उनकी जो विकसित अवस्था होती है अधिक होती है, इसलिए स्पोरोफाइट अत्यंत विकसित अवस्था होती है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है गैमेटोफाइट की, गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोगों को बताया गया होगा कि युग्मकोद्भिद अवस्था में एक युग्मक का जो निर्माण होता है उसमें गुणसूत्र पहले जो युग्मक का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। क्या होती है? n होती है। तो यह जो होता है इसलिए इसको अगुणित पीढ़ी कहा जाता है। अगुणित पीढ़ी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओनली n ही गुणसूत्र होते हैं, तो यह कम विकसित अवस्था होती है, अर्थात इसे अगुणित पीढ़ी भी कहा जाता है। तो बारी आती है हमें पुष्प के बारे में, क्योंकि पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पात्रों में ऐसे पुष्प जो ऐसे पौधे जो पुष्प देते हैं, क्योंकि पुष्प जो होता है वो पौधे का प्रजनन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन अंग कहलाता है, क्योंकि पुष्प से ही फल का निर्माण होता है और फलों से बीज बनते हैं और बीज में जो फल होते हैं, फलों के अंदर बीज होते हैं और बीज ही जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए माने जाते हैं, अर्थात इन्हीं बीज से नए पौधे का अंकुरण होता है, नए पौधे से विकसित जो अवस्था होती है उस पौधे में या वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए पौधे जो होते हैं, पौधे का जो पुष्प होता है वो प्रजनन अंग कहलाता है। ठीक है, प्रजनन अंग कहलाता है क्योंकि उसमें नर और मादा जो दोनों जननांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं जैसा आप लोगों को बताया गया, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स यह सबसे प्रथम चक्र होता है और करोला जो होता है वह दूसरा चक्र होता है। एंडोसियम पुष्प का नर जननांग होता है, नर भाग होता है। ठीक है, और जो गाइनोसियम होता है वह मादा जननांग होता है। तो एंडोसियम, गाइनोसियम ये नर और मादा जननांग होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ये पुष्प कहा जाता है, ऐसे उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग उपस्थित होता है। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें कि नर नहीं उपस्थित होता है और मादा नहीं उपस्थित होता है, अर्थात कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें कैलिक्स उपस्थित नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें करोला। तो कहने का मतलब होता है कुछ पुष्प जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं या सपुष्प माने जाते हैं और कुछ जो ऐसे होते हैं वो अपुष्प माने जाते हैं। ठीक है, तो यह है कि
दो प्रकार के पुष्प भी होते हैं, एक पूर्ण पुष्प होता है, एक अपूर्ण पुष्प होता है। पूर्ण पुष्प जिसमें कि जो चारों पुष्प के भाग होते हैं, कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, या एक लीजिए बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जिसमें सब उपस्थित होते हैं, उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और जिसमें कोई एक अनुपस्थित होता है या एक से अधिक पुष्प के भाग अनुपस्थित होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कैलिक्स उपस्थित है तो करोला नहीं है तो वो भी अनुपस्थित होगा। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि पुष्प में स्त्रीकेसर, पुंकेसर उपस्थित नहीं होता है, अर्थात एंडोसियम अनुपस्थित होता है, तो वो भी अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। क्योंकि अगर कोई एक भी अनुपस्थित होता है उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो इस तरह से पुष्प दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प में कोई एक अनुपस्थित होता है या एक से अधिक पुष्प के भाग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए उसको अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। और जिसमें सभी प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं, पुष्प के भाग उपस्थित होते हैं, उसको पूर्ण पुष्प कहा जाता है। जैसे एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिस, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम सभी उपस्थित होते हैं, उसको पूर्ण पुष्प कहा जाता है। ठीक है ना। तो पुष्प के तो जो पूर्ण पुष्प होता है, मान लीजिए जैसे आप सरसों देख रहे हो, ठीक है, इसके बाद गुड़हल हुआ, ठीक है, तो ये सभी पूर्ण पुष्प माने जाते हैं, पूर्ण पुष्प होते हैं। इसके बाद अपूर्ण पुष्प में जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुआ, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जो तरबूज होता है या पपीता होता है, इसी तरह से आप कद्दू, कोहड़ा को भी देख सकते हो। कोहड़ा के या कद्दू के जिस पुष्प में फल लगते हैं उसमें ओनली स्त्रीकेसर या पुंकेसर उपस्थित नहीं होता, केवल स्त्रीकेसर पुष्प में ही फल लगते हैं, और स्त्रीकेसर वाले पुंकेसर वाले पुष्प में फल नहीं लगते हैं। फूल तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन फल कुछ ही पुष्प में लगते हैं। तो जिस पुष्प में फल लगते हैं उस पुष्प में स्त्रीकेसर और व्यायाम उपस्थित होता है, ठीक है, पुंकेसर उपस्थित नहीं होता है। तो अधिकांशतः जिसमें दोनों होते हैं उसमें परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना, स्वपरागण की क्रिया होती है। तो द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं वो संभवतः सब पुष्प में सभी पुष्प के भाग उपस्थित होते हैं। यहाँ पे पुष्प की संरचना के बारे में आप लोगों को बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले पुष्प जिस पर उपस्थित होता है उसको पुष्पासन कहा जाता है, जिस पर पुष्प स्थित होता है उसको पुष्पासन कहा जाता है, और पुष्प जहाँ से निकलता है उसको पुष्पवृंत कहते हैं। इसके बाद पुष्प के अंदर का जो भाग देख रहे हो आप, ठीक है, छोटे छोटे जो दाने जैसी संरचना दिख रही है इसको बीजांड कहा जाता है, और बीजांड जो होता है वो अंडाशय में स्थित होता है, अर्थात जो बीज बनते हैं वो अंडाशय में उपस्थित होते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक परागकोश होता है जिसमें परागकण बनते हैं, उसे परागकोश कहते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है उसको पूतन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पुंकेसर या पुंवन के दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है जिसमें परागकण का निर्माण होता है, दूसरा होता है पूतन। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ठीक ऊपर यहाँ पे ये आपका होता है वर्तिकाग्र, क्या होता है, वर्तिकाग्र। स्टिग्मा एंड फिलामेंट से इसके तीन भाग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो वर्तिकाग्र, अर्थात ये क्या है, जायांग है, जिससे कि आप गाइनोसियम कहते हो। तो जायांग के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वर्तिका मध्य वाला भाग होता है, और तीसरा होता है अंडाशय जिसमें बीजांड का निर्माण होता है, उसको अंडाशय कहते हैं। तो स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रंगीन जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये दलपुंज की होती है, किसकी होती है, दलपुंज की। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ दलपुंज ऐसे होते हैं जो मतलब कि कुछ संयुक्त होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ संयुक्त होते हैं अर्थात एक में ही लगे होते हैं, और कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप गुड़हल के फूल को देखेंगे तो उसमें जो दलपुंज होता है, कोरोला होता है, वो अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है जो पुष्प में रंगीन दिखने वाले या आकर्षित करने वाले जो पुष्प के भाग होते हैं वही करोला कहलाते हैं। उसके में एक तो होता है इकाई दल, ठीक है, रंगीन होता है, संयुक्त या पृथक भी होते हैं, ये संयुक्त भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। तो
इस तरह से ये इकाई और पृथक भी होते हैं या संयुक्त भी हो सकते हैं। कौन? दलकुंज। फिर यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि जो पुष्पवृंत होता है, इसकी शाखा से पुष्प लगे होते हैं, ठीक है। और पुष्पवृंत जो होता है पुष्प के भाग अंग पर लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह से पुष्प के भाग अंग पर लगे होते हैं, तो ये होता है पुष्प के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एंड्रोसियम को ए से कैलिस को ए से, करोला को सी से, और एंड्रोसियम को ए से और गायनोसियम को जी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जब फ्लोरल डायग्राम आपका बनाया जाएगा, ये तो फ्लोरल फार्मूला होते हैं। फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल फार्मूला के लिए ये जो सिंबल्स होते हैं, अंकित चिन्ह होते हैं, तो इस तरह से कैलिस ए से प्रदर्शित, करोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से और गायनोसियम को जी से, ठीक है ना। करोला को, कैलिस को कहते हैं बाह्यदल और दलकुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इसके अतिरिक्त एक और भी होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इसके जैसा कि आप गुड़हल के पुष्प में देखेंगे तो एक अनुबाह्यदल होता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, एक अतिरिक्त पत्ती होती है, पत्ती होती है जिसे कि अनुबाह्यदल कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुबाह्यदल। इसको इपिकैलिस भी कहा जाता है, इपिकैलिस भी कहते हैं, ये अनुबाह्यदल होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये दूसरे में